हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। देखो, समाजीकरण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत जो होते हैं परिवार और पास पड़ोस ये आते हैं। बाकी जैसे विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ, ये सभी जो होते हैं वह द्वितीयक समाजीकरण के कारक होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ऐसा इसमें से कौन सा है जो समाजीकरण का प्राथमिक रूप है। तो पहले में परिवार दिया गया है, दूसरे में मीडिया, विद्यालय, मीडिया विद्यालय, ये सब क्या है? समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो पहले में क्या आएगा? परिवार। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण या फिर अभिसारी चिंतन। जब भी सृजनात्मकता की बात आएगी तो वहां हमेशा अपसारी चिंतन को लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। तो कभी भी कक्षा जो है वह नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए और ना ही अध्यापक जो है उनको बच्चों को निर्देश दे सकते हैं। तो ये तो गलत ऑप्शन होगा। बी कह रहा है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। ये भी गलत है, जरूरी नहीं है कि जो अधिगम है वह सिर्फ कक्षा में ही हो। सी कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। यह बिल्कुल सही कह रहा है। डी में कह रहा है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो जब भी आपको अगर ऑप्शन में ड्रिल और अभ्यास ये मिल रहे हैं तो यह हमेशा जो होगा वह निगेटिव ही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से गतिविधि है। पूछ रहा है कि जो सीखना है वह प्राथमिक रूप से कैसी गतिविधि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सामाजिक। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जब भी अर्थपूर्ण अधिगम की बात होगी तो हमें यह ध्यान देना है कि बच्चों को कभी भी ना तो हतोत्साहित करना है, ना उन्हें रटने के लिए कहना है, ना ही उनके बीच कभी तुलना करना है और ना ही बच्चों के बीच कभी प्रतिस्पर्धी रूप से कोई प्रतियोगिता करानी है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना है। ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना होता है। बी में कह रहा है कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा। सी कह रहा है विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को विषय वस्तु भी नहीं रटवाना है। डी में कह रहा है कि सम प्रत्ययों की समझ को महत्व देना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, अप्रासंगिक, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य क्या होता है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। कभी भी कार्य अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए बल्कि प्रासंगिक होना चाहिए और जटिल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। कह रहा है प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना है, या सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा कि सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमको नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है वह केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तो जो विकास है वह जरूरी नहीं है कि सिर्फ आनुवंशिकता से ही प्रभावित हो, तो यह गलत कह रहा है। सी में कह रहा है विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा था तो निगेटिव इसमें क्या था कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित है, ये गलत कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक या फिर निष्क्रिय। तो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की जो भागीदारी है वह सक्रिय होती है। तो जब भी हमें सक्रिय, जहां पर भी सक्रिय की बात की जाएगी वह क्या होगा, हमेशा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। तो जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें ही सिर्फ सीखने का एकमात्र स्रोत होती हैं, तो ये गलत होगा। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, ये भी गलत कह रहा है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है, जहां भी मानक या फिर मानकीकृत या मानकीकरण ये सभी शब्द मिलते हैं वह हमेशा जो होगा ऑप्शन गलत ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है। अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण या फिर केंद्रीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, समायोजन। जब कोई बच्चा अपने नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है तो उसे समायोजन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। तो असफलता का डर ये गलत हो जाएगा, असफलता के लिए इनाम ये भी गलत होगा, प्रतिस्पर्धा की भावना ये भी गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो कभी भी जो प्रभावी अधिगम होता है उसके लिए असफलता का डर मन में नहीं होना चाहिए, या फिर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक कार्य कर लेंगे तो हमको इनाम मिलेगा, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना से भी हमको किसी चीज को, अगर हम प्रतिस्पर्धा की भावना से कोई चीज सीखेंगे तो वो भी कभी प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगा। तो जो प्रभावी अधिगम होता है उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वह क्या होना चाहिए? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। जहां पर भी स्मरण पर आधारित परीक्षा की बात की जाएगी वह ऑप्शन जो होगा वह हमेशा गलत होगा, और जहां पर भी मानक की बात करेगा वो भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न की बात कर रहा है तो कभी भी एक शब्द जो होगा, एक शब्द में उत्तर जो होगा वह हमेशा गलत होगा, क्योंकि संरचनात्मक कक्षा की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सहयोगी प्रायोजित कार्य। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो भी मैंने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन करना जो होता है वह गलत होता है, ये तो गलत हो जाएगा। मौखिक दंड का प्रयोग ये भी गलत हो जाएगा। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, तो यहाँ पर भी मानक शब्द आ गया तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। डी में कह रहा है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यह बिल्कुल सही कह रहा है। हमें जो मूल्यांकन करना है वो अधिगम का मूल्यांकन सिर्फ नहीं करना है बल्कि अधिगम के लिए मूल्यांकन करना है। जहां पर भी अधिगम के लिए मूल्यांकन की बात करेगा वह हमेशा राइट आंसर होगा। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो क्वेश्चन में हमेशा आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा होता है और बच्चे एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन को हमेशा गलत कर देते हैं। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसमें क्या पूछा है? निगेटिव पूछा है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, यह बिल्कुल सही कह रहा है। और विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, यह भी सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह भी सही है। लेकिन पहला कह रहा है कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, यह गलत कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? जब भी अगर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की बात करेगा तो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि
क्वेश्चन जो कह रहा है उसका अगर कोई एक आंसर, सिर्फ एक शब्द में कोई आंसर मिल रहा है या फिर एक रटा रटाया आंसर मिल रहा है, तो वह समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देगा। समालोचनात्मक सोच को वही प्रश्न क्या होंगे, बढ़ावा देंगे, जिससे कि बच्चे अपने हिसाब से अपने अपने अनुभव को बता सकें। कोई भी क्वेश्चन जब अगर क्लास में पूछा जा रहा है तो बच्चे उसको कई तरीके से बता पा रहे हैं, यह समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर क्लास में कोई ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, तो वह समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि 325 और 486 को जमा करो, इसका एक ही आंसर आएगा। बी में कह रहा है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, इसका भी क्या होगा, एक ही आंसर आएगा। शोषण को परिभाषित कीजिए, अब शोषण की परिभाषा पूछ रहे हैं, अगर पूछा जा रहा है तो वह भी सभी लोग एक ही परिभाषा बताएंगे। डी कह रहा है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपाय सोचिए। अगर क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से कई सारे आंसर बताएंगे, तो यह क्या होगा, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, इसमें भी नहीं पूछ रहा है। उच्च क्रम समस्या समाधान, यह बिल्कुल सही है। अभिसारी सोच, नवाचारी का प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना, यह भी सही होगा, और नवाचारी प्रयोग, यह भी सही होगा। लेकिन बी में अभिसारी सोच कह रहा है, तो सृजनात्मक की बात जब भी करेगा तो हमें अभिसारी सोच को नहीं लगाना है, बल्कि अपसारी सोच को लगाना है। हमेशा जो सृजनात्मकता होता है वह अपसारी चिंतन के माध्यम से होता है। तो इसमें नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अगर किसी बच्चे को पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया जाता है तो यह जो है उत्तम तरीका नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों पुरस्कार को उत्तम तरीका नहीं माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। पुरस्कार के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे की जो आंतरिक प्रेरणा होती है वह क्षीण होती है, क्योंकि पुरस्कार के लिए अगर कोई अधिगम किया जा रहा है तो वह सिर्फ बाहरी रूप से बच्चे पर इफेक्ट डालेगा, वह क्या होता है, वह अभिप्रेरणा का स्रोत होता है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए क्या होता है कि बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से किसी चीज को सीखते हैं, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है और शिक्षिका निष्क्रिय होती है, या फिर शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है? यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई बाल केंद्रित शिक्षा अगर है तो उसमें जो शिक्षिका है और जो विद्यार्थी हैं दोनों की भूमिका सक्रिय रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षिका अगर सक्रिय है तो विद्यार्थी को निष्क्रिय होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी अगर सक्रिय है तो शिक्षिका को निष्क्रिय होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, दोनों को क्या होगा, सक्रिय भूमिका निभाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता,
विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 3। इसमें डी में कह रहा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो हमें कभी भी नकारात्मक रूप से पुनर्बलन सुनिश्चित नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? 1, 2 और 3। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने CDP के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।